नमस्कार साथियों, राजस्थान एग्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं धर्मेंद्र फौजदार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछली जो वीडियो में हमने राजस्थान के इतिहास की जो सीरीज को आपको पहुंचाने का जो काम स्टार्ट किया है, उसमें मैं आपको महाराणा प्रताप बता रहा था। महाराणा प्रताप के एक पार्ट को मैं आप तक पहुंचा चुका हूं, जिसमें मैंने महाराणा प्रताप का जीवन परिचय से लेकर हल्दी घाटी के युद्ध तक का वर्णन आपको किया है। अब हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में थोड़ा सा जो रह गया था उसको अभी आगे बढ़ाता हूं मैं आपको, कि जिसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध। और इससे हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ ये जून 1576 में हुआ। और जून 1576 में प्रताप के घायल होने के बाद या घोड़े चेतक के घायल होने के बाद जब प्रताप को घेरा जाता है, तो शक्ति सिंह प्रताप का जो भाई मुगल सेना के साथ आया हुआ था, वो अपने भाई को इस स्थिति में देखकर वह अपने घोड़े को प्रताप के लिए दे देता है। प्रताप युद्ध भूमि से निकल जाते हैं। सादड़ी का झाला विदा या झाला मन्ना प्रताप का राजछत्र धारण करते हुए युद्ध का संचालन करता है। और साथियों, इस युद्ध के बाद की स्थिति अब यह बनती है कि इस युद्ध के समय में अकबर का इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का जो इतिहासकार था बदायूंनी, ये बदायूंनी भी उपस्थित था। और इस बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का जो वर्णन किया है, युद्ध का वर्णन ध्यान दीजिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन बदायूंनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन बदायूंनी ने अपने ग्रंथ मुंतखब उत तवारीख में किया था। साथियों, बदायूंनी इतिहासकार के रूप में ही, बदायूंनी एक सैनिक के रूप में भी इस युद्ध में उतरा था। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद बदायूंनी ने हिंदू जो सैनिक जो मृत थे, शहीद हुए थे, उन हिंदुओं के रक्त से अपने सिर के बाल और अपनी दाढ़ी के बालों को रंगा था। याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि वो सैनिक के रूप में आने वाला व्यक्ति कौन था, बदायूंनी। अब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का इलाज, प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का इलाज करवाया। और घायल सैनिकों का जो इलाज करवाया था वो किस स्थान पे करवाया था, तो घायल सैनिकों का इलाज करवाया था कौन से स्थान पे, कोल्यारी, कि कोल्यारी नामक स्थान पे घायल सैनिकों का इलाज करवाया। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने अपना जो शस्त्रागार बनाया था, शस्त्रागार, और प्रताप ने अपना जो शस्त्रागार बनाया था वो बनाया था मायरा की गुफा। और मायरा की गुफा को प्रताप ने अपना शस्त्रागार। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ध्यान दीजिएगा, हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने अपना जो केंद्र बनाया, प्रताप ने अपना केंद्र, और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने जो अपना केंद्र बनाया था साथियों, वो बनाया कुंभलगढ़। ठीक है, कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने अपना केंद्र किसे बनाया था, कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया था। और कुंभलगढ़ को ही अपनी राजधानी बनाया। प्रताप की राजधानियों को आप याद रखिएगा कि प्रताप की राजधानी यानी कि चित्तौड़ के बाद राजधानी कुंभलगढ़ बनी है साथियों, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के बाद राजधानी बनेगी चावड़। ये आप राजधानियों के क्रम को आप याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में, सीधे सीधे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये राजधानी है, चित्तौड़ के बाद कुंभलगढ़ बनी, कुंभलगढ़ के बाद चावड़ बनी। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अपना केंद्र कहां बनाया है, कुंभलगढ़। साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध में जब मानसिंह विजय प्राप्त करके पहुंचा, तो उसके बाद भी अकबर खुश नहीं था। अकबर ने मानसिंह पर यह अविश्वास कर लिया कि मानसिंह चाहकर भी अकबर
प्रताप को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि हो सकता है कि मानसिंह ने हिंदू धर्म के तहत या राजपूत धर्म के तहत प्रताप को ना पकड़ा हो, नहीं तो इतनी बड़ी सेना के साथ में वो प्रताप को पकड़ सकता था, ऐसी अकबर की सोच थी। और इसी कारण अकबर ने मानसिंह को महीनों तक अपने दरबार में आने से रोक लगा दी थी, और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मानसिंह को राजस्थान के किसी भी अभियान में नहीं भेजा, मानसिंह को अन्य अभियानों के लिए यानी कि भेज दिया। जैसे काबुल कांधार पे भेज दिया 1581-82 में, पूर्वी भारत के अभियानों में भेज दिया 1587 से 1597 तक पूर्वी भारत पर अभियान किए मानसिंह ने, राजस्थान में अभियानों में नहीं भेजा था। अब बात यह आती है कि जब मानसिंह के नेतृत्व में अभियान नहीं किए गए तो अब अन्य सेनापतियों को नेतृत्व सौंपा गया था। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अब साथियों अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के अकबर ने नवंबर 1576 में अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया। हल्दी घाटी का जून 1576 था और उदयपुर पर नवंबर 1506 में आक्रमण किया और उदयपुर पर आक्रमण करके उदयपुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उदयपुर पर आक्रमण किया और उदयपुर पर अधिकार कर लिया, और साथ ही उदयपुर का नाम बदल दिया गया। उदयपुर का नाम बदल के मोहम्मदाबाद कर दिया, मोहम्मदाबाद। ठीक है, कि उदयपुर का नाम बदल के अकबर के द्वारा क्या कर दिया गया था, मोहम्मदाबाद। उसके बाद अब अकबर ने प्रताप के केंद्र कुंभलगढ़ पर अभियान किए, कुंभलगढ़, और प्रताप के केंद्र कुंभलगढ़ पर अकबर के अभियान हुए। और कुंभलगढ़ पर अकबर ने जो अभियान किए, ये अभियान किए थे कुंभलगढ़ पर मुगल सेनापति शाहबाज खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर अभियान करवाए गए। और शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर 3 बार अभियान किए थे। कितनी बार? 3 बार। याद रखिएगा कि कुंभलगढ़ पर कितनी बार अभियान किए थे? 3 बार अभियान किए थे, जिनमें सर्वाधिक बार अभियान करने वाला जो मुगल सेनापति के रूप में जाना जाता है वो भी कौन जाना जाता है? शाहबाज खां। कि शाहबाज खां जो है, शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर सर्वाधिक बार अभियान किए हैं, ये आप यानी कि याद रखें कि वह मुगल सेनापति जिसने कुंभलगढ़ पर सर्वाधिक बार अभियान किए हैं वो सेनापति कौन माना जाता है? तो कौन माना जाता है साथियों? यानी कि ये सेनापति माना जाता है आपका शाहबाज खां। तो शाहबाज खां के द्वारा कुंभलगढ़ पर 3 बार अभियान किए गए। और 3 बार जब अभियान किए गए तो कब कब अभियान किए गए? पहला अभियान यानी कि देखो अक्टूबर में किया गया था, और 15 अक्टूबर प्रथम अभियान। 3 बार किया गया है। तो पहला जो अभियान किया वो किया गया 15 अक्टूबर 1577। ठीक है, दूसरा जो अभियान किया गया था वो किया गया था 15 दिसंबर 1578 को। और तीसरा जो अभियान किया गया था साथियों वो किया गया था 15 नवंबर 1579। ठीक है, 15 अक्टूबर 1577 को पहला अभियान हुआ, 15 दिसंबर 1578 को दूसरा अभियान हुआ, और 15 नवंबर 1579 को तीसरा अभियान। 3 बार अभियान किया। अब इसमें हम बात करें प्रथम अभियान की। प्रथम अभियान शाहबाज खां का कुंभलगढ़ पर प्रथम अभियान, और प्रथम जो अभियान हुआ ये कब हुआ? 15 अक्टूबर 1572। इस अभियान के समय में शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर घेरा डाला, और कुंभलगढ़ पर घेरा डाला था, और कुंभलगढ़ को जब चारों तरफ से घेर लिया तो 1578 में 1578, ठीक है, अप्रैल 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, और कुंभलगढ़ का युद्ध किया जाता है साथियों। और इस युद्ध के समय में बात आती है कि जो ये युद्ध हुआ ये किस किस के बीच में हुआ? तो याद रखिएगा कि शाहबाज खां जो प्रताप अकबर की सेना के साथ नेतृत्व कर रहा है, उधर प्रताप की सेना का जो नेतृत्व किया था, प्रताप की सेना का नेतृत्व मान सिंह सोनगरा।
किसने किया था? मानसिंह सोनगरा ने। यानी प्रताप ने दुर्ग का भार जो था वो मानसिंह सोनगरा को सौंप दिया और खुद यानी कि यहाँ से निकल गए थे। और इधर पीछे से शाहबाज खान ने जब आक्रमण किया तो इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? शाहबाज खान की विजय हुई। और शाहबाज खान का, या मैं कहूं अकबर का, कुम्भलगढ़ पर अधिकार, ठीक है। और कुंभलगढ़ पर पहली बार अधिकार जो हुआ है वो किस वर्ष हुआ है? तो याद रखिएगा 1578। यानी पहला जो अभियान था वो 15 अक्टूबर 1577 को हुआ, लेकिन युद्ध जो हुआ था वो अप्रैल 1578 में हुआ। और इस 78 में कुंभलगढ़ पर पहली बार विजय प्राप्त कर ली जाती है मुगलों के द्वारा और कुंभलगढ़ को जीत लिया जाता है। लेकिन जैसे ही शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद उदयपुर की ओर आगे बढ़ता है, उदयपुर की ओर आगे बढ़ता है, क्योंकि उदयपुर में ही उन्होंने अपना कैंप लगा रखा था। तो उदयपुर की ओर जैसे ही आगे बढ़ता है, पीछे से प्रताप जो है वो दोबारा से कुंभलगढ़ पे आक्रमण कर देता है और कुंभलगढ़ को जीत लेता है। यानी कुंभलगढ़ एक बार मुगलों के अधीन हो गया, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही प्रताप ने कुंभलगढ़ पे दोबारा अपना अभियान कर लिया। इसके बाद साथियों कुंभलगढ़ पे शाहबाज खान ने दोबारा अभियान किया और दूसरी बार अभियान किया 15 दिसंबर 1578 को। लेकिन शाहबाज खान इस अभियान के समय में असफल, यानी यहां उसे अब सफलता नहीं मिली थी। तीसरी बार फिर उसे 15 नवंबर 1579 को भेजा गया, लेकिन इस बार भी शाहबाज खान जो था वो असफल रहा। यानी शाहबाज खान ने 3 अभियान किए थे, जिसमें पहली बार उसे सफलता मिली थी कुछ समय के लिए, लेकिन ये सफलता ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकी और कुछ समय बाद ही यानी कि कुंभलगढ़ पर प्रताप ने दोबारा से अपना अधिकार कर लिया था। दूसरे बार उसे कोई सफलता नहीं मिली और तीसरी बार भी शाहबाज खान को सफलता नहीं मिली। जब शाहबाज खान असफल रहा तीनों अभियानों में, तो इसके बाद साथियों 1580 ईस्वी में शाहबाज खान के स्थान पर शाहबाज खान को वापस बुला लिया जाता है और 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना, तो याद रखिए अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में यानी कि सेना मेवाड़ की ओर भेजी जाती है। और अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में जब सेना आती है तो ये अब्दुल रहीम खान खाना शेरपुर गांव में अपना कैंप लगाता है। शेरपुर, अब्दुल रहीम खान खाना ने अपना जो कैंप लगाया था वो कौन से स्थान पर लगाया था? शेरपुर। शेरपुर नामक स्थान पर यानी कि अपना कैंप लगाया। लेकिन प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इस शेरपुर के कैंप पर आक्रमण कर दिया और यहां आक्रमण करने के बाद अब्दुल रहीम खान खाना के साथ आई हुई जो महिलाएं थी, बेगम थी, उन सभी बेगमों को बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर यानी कि जब अपने दरबार में ले गया और प्रताप को पता चला तो प्रताप ने उन सभी बेगमों को बाइज्जत यानी कि उनके पास तक पहुंचाने के आदेश दिए थे कि इनकी जो महिलाएं हैं, बेगम है, इनको इनके घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना ने जो अभियान किया, अब्दुल रहीम खान खाना भी साथियों असफल रहा। यानी अब्दुल रहीम खान खाना को कोई भी सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद साथियों महाराणा प्रताप जो है वो अपना जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं वो जंगलों में व्यतीत कर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप का एक मंत्री होता है भामाशाह। भामाशाह, ध्यान रखिएगा, पाली का रहने वाला है। और जब भामाशाह को पता चलता है कि प्रताप जो है वो जंगलों में निवास कर रहे हैं और उनके पास यानी सेना का संचालन करने के लिए धन नहीं है, खुद भी खाने पीने की धन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये जो भामाशाह होता है, ये भामाशाह अपनी संपूर्ण संपत्ति जो संपत्ति होती है वो प्रताप को दान कर दिया जाता है। प्रताप को दान कर देते हैं और प्रताप की जो सेना है उसका अगले 12 वर्षों तक जो भरण पोषण होता है वो भामाशाह के द्वारा दान किए गए संपत्ति से होता है। साथियों उस दान राशि से प्रताप अपनी सेना को पुनर्गठित करते हैं, भीलों की सेना का पुनर्गठन करते हैं। और उसके बाद में साथियों अब अकबर जब अब्दुल रहीम खान खाना भी यानी कि असफल होकर वापस जाता है तो अकबर पहली बार प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए स्वयं आता है। और जब प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए स्वयं आता है तो साथियों अब एक युद्ध होता है और वो युद्ध दिबेर के युद्ध के नाम से चलता है।
उस युद्ध को कौन से युद्ध के नाम से जानते हैं? दिबेर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और दिबेर का जो युद्ध हुआ वो हुआ 1582 कि 1582 ईस्वी में दिबेर का युद्ध हुआ। दिबेर के युद्ध में देखें तो किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ, तो इधर महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। अकबर स्वयं आया इस युद्ध में और अकबर पहली बार प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए आया। इस युद्ध के समय प्रताप की सेना का जो नेतृत्व किया वो प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने किया। प्रताप के पुत्र अमर सिंह यहाँ सेनापति के रूप में थे और अकबर ने यानी कि जो सेनापति नियुक्त किया था वो अपने काका शेरमाह सुल्तान खान, शेरमाह सुल्तान खान। साथियों जब ये युद्ध हुआ, इस युद्ध के प्रारंभ में यानी ये जो पक्ष था प्रताप अमर सिंह जो थे, इनके पास होने के लिए तो कुछ था ही नहीं क्योंकि पहले से ही सब कुछ हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अमर सिंह ने इस युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया और अमर सिंह ने युद्ध प्रारंभ के समय में शेरमाह सुल्तान खान की तरफ भाला फेंक के मारा और उस भाले के प्रहार से शेरमाह सुल्तान खान का जो टोप था, वो टोप जो था वो यानी कि आर पार निकल गया उसमें से अमर सिंह का भाला और शेरमाह सुल्तान खान वहीं स्टैचू की तरह गिर गया। कुछ समय बाद ही यानी कि अकबर की सेना में भगदड़ मच गई और इस युद्ध का परिणाम रहा था प्रताप की विजय। किसकी विजय हुई? प्रताप की। यानी इस युद्ध में प्रताप की विजय हो जाती है। कर्नल जेम्स टॉड ने, ध्यान दीजिएगा, कर्नल टॉड ने दिबेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन हुआ प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा। प्रताप के गौरव का प्रतीक। ध्यान दीजिएगा कि इस युद्ध में प्रताप की विजय होती है और कर्नल टॉड ने इस युद्ध को किस नाम से जाना? मेवाड़ का मैराथन व प्रताप के गौरव का प्रतीक का। एक ऐसी अप्रत्याशित जीत महाराणा प्रताप ने प्राप्त की थी किसके विरुद्ध में? अकबर की एक बहुत बड़ी पराजय मानी जाती है दिबेर का युद्ध। पहली बार लड़ने आया था प्रताप से, कभी भी आमना सामना नहीं हुआ, एक ही बार हुआ और बुरी तरह यानी कि हारकर अकबर वापस गया था। इसके बाद अकबर ने मेवाड़ पर अंतिम प्रयास किया, और मेवाड़ पर एक अंतिम जो प्रयास किया था साथियों, अंतिम प्रयास में अकबर ने 5 दिसंबर या आप 1584 करें कि अकबर ने 1584 ईस्वी में आमेर के जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में यानी कि यहां सेना भेजी थी और ये अकबर का अंतिम अभियान था या अंतिम प्रयास था। याद रखिएगा कि प्रताप के विरुद्ध अकबर का जो अंतिम अभियान हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ था? जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। लेकिन जगन्नाथ कछवाहा प्रताप पर अधिकार करने में असफल रहा, उल्टा प्रताप ने आमेर के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। जगन्नाथ कछवाहा जब इस अभियान में गया था तो जगन्नाथ कछवाहा की इसी अभियान के समय में भीलवाड़ा के मांडलगढ़ नामक स्थान पर जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो जाती है। यानी जगन्नाथ कछवाहा की जो मृत्यु हुई वो किस स्थान पर हो जाती है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और इसी स्थान पर जगन्नाथ कछवाहा की छतरी बनी हुई है साथी, जो कितने खम्भों की है? 32 खम्भों की। जगन्नाथ कछवाहा की 32 खम्भों की जो छतरी है वो किस स्थान पर बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है साथियों। इसके बाद अकबर ने मेवाड़ पर कोई भी अभियान नहीं किया, प्रताप को स्वतंत्र छोड़ दिया कि भाई प्रताप मेरे बस की नहीं है, इसकी तेरे ऊपर मैं समय व्यतीत करूं। उसके बाद अकबर ने राजपूताने या मेवाड़ को छोड़कर अपने अन्य जो अभियान थे वो भारत के अन्य क्षेत्रों में करना प्रारंभ कर दिया। प्रताप को यानी कि उसने छोड़ दिया कि भाई तुम अपने हालातों पे अपने आप रहो, तुम्हें जो करना है वो करिए, मैं अब अपना ज्यादा समय आपके ऊपर नहीं गवाने वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रताप को मैं पकड़ सकूं या प्रताप झुकने के लिए कभी तैयार है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रताप के विरुद्ध अभियानों पे रोक लग जाती है तो प्रताप धीरे धीरे
अपने समस्त खोए हुए प्रदेशों को वापस प्राप्त कर लेते हैं। और जब समस्त खोए हुए प्रदेशों को वापस प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्रताप कभी भी चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को मुगलों से कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। साथियों, इसके बाद 1585 ईस्वी की बात है। प्रताप ने लूना चावंडिया को परास्त किया, और लूना चावंडिया को परास्त करने के बाद प्रताप ने कहां पे अधिकार कर लिया? चावंड। ठीक है, प्रताप ने चावंड पे अधिकार कर लिया और इस चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी, संकटकालीन राजधानी, ध्यान रखिएगा कि प्रताप ने अपनी जो संकटकालीन राजधानी बनाई वो किसको बनाया? चावंड को। और चावंड मेवाड़ की जो राजधानी रही ये 1585 से लेके 1628 तक, ठीक है, 1613 तक, 1613 ईस्वी तक, 1613, 1585 से लेके 1613 ईस्वी तक, यानी अगले 28 वर्षों तक, अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की जो राजधानी रही वो क्या रही थी साथियों? चावंड रही थी। अब यहां से चावंड से प्रश्न अभी पूछा गया है कि चावंड ये जो राजधानी रही है 1585 से 1613 तक, ये राजधानी दो शासकों की रही, क्योंकि प्रताप की राजधानी कब से कब तक रही है, और इसके बाद प्रताप की देहांत के बाद यहाँ पे प्रताप के पुत्र अमर सिंह गद्दी पर बैठते हैं। तो ये दो शासकों की राजधानी रही। जैसे अगर हम बात करें तो प्रताप का शासनकाल हमें पता ही है 1572 से लेके 1597 तक है। तो 1585 से लेके, ध्यान दीजिए, 1585 से लेके 1597 ईस्वी तक तो ये किसकी राजधानी रही है? प्रताप की राजधानी रही। यानी कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। 1585 से 1597 तक कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक तो ये किसकी राजधानी रही थी साथियों? प्रताप की राजधानी रही। और उसके बाद 1597 में प्रताप का देहांत हो जाता है, तो 1597 से लेके 1613 ईस्वी तक किसकी राजधानी रही? अमर सिंह की राजधानी रही। यानी कितने वर्षों तक रही? 16 वर्षों तक। कि 16 वर्षों तक यानी कि अमर सिंह की राजधानी रही और प्रताप की राजधानी रही प्रारंभिक 12 वर्षों। अब यहाँ चावंड से यानी कि अपना शासनकाल जो है प्रताप ने चलाया, और इसी चावंड में रहते हुए, चावंड में रहते हुए ही महाराणा प्रताप एक दिन अपने धनुष की जो प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा को चढ़ा रहे थे, जो डोर होती है उसको चढ़ा रहे थे, और उसको चढ़ाते समय उनके शरीर में एक ऐसा झटका लगा कि उनके पैर में चोट लग गई, और पैर में चोट लगने के बाद अब प्रताप जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार रहते हुए वो अब थोड़े अवसाद में आ जाते हैं कि मैंने तो अपने पूरे जीवन में मुगलों का इतना संघर्ष किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा पुत्र अमर सिंह मुगलों का इतना लंबा समय संघर्ष कर पाए। पता नहीं मेवाड़ की क्या स्थिति होगी। वो इसी प्रकार से टेंशन, एक अवसाद में आने लग गए, और इसी अवसाद में रहते हुए 19 जनवरी 1597 19 जनवरी 1597 को इसी चावंड में महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है। महाराणा प्रताप का देहांत होता है साथियों चावंड में 19 जनवरी 1597 को। लेकिन महाराणा प्रताप की जो छतरी बनी हुई है, महाराणा प्रताप की छतरी है बांडोली। महाराणा प्रताप की छतरी उदयपुर के बांडोली में स्थित है, जो कितने खम्भों की छतरी है साथियों? 8 खम्भों की। महाराणा प्रताप की छतरी 8 खम्भों की छतरी है, और 8 खम्भों की छतरी कहां पे बनी हुई है? बांडोली, उदयपुर में बनी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी के बारे में अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की जो छतरी बनी हुई है साथियों, वो बनी हुई है बालीचा गांव में। बालीचा गांव हल्दी घाटी राजसमंद में है। हल्दी घाटी राजसमंद।
बालीचा गांव, हल्दी घाटी, राजसमंद में यहाँ चेतक की छतरी बनी हुई है। और प्रताप के मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूर, हकीम खां सूर, प्रताप के मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूर। हकीम खां सूर का जो मकबरा स्थित है साथियों, हकीम खां सूर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हकीम खां सूरी का मकबरा है खमनोर, राजसमंद, खमनौर, राजसमंद। साथियों, हकीम खां सूर की याद में, हकीम खां सूर की याद में राजस्थान में मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, एक संस्था है मेवाड़ फाउंडेशन, मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा हकीम खां सूर की याद में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? हकीम खां सूर की याद में दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो चेतक की छतरी बालीचा गांव में है। हकीम खां सूरी का जो मकबरा बना हुआ है वो भी कहां बना हुआ है? खमनौर, राजसमंद में। और साथियों, जब प्रताप की मृत्यु का समाचार, ध्यान दीजिए कि प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के पास पहुंचता है, तो प्रताप की मृत्यु पर अकबर का कथन, ध्यान रखिए, तो इसकी मृत्यु के बाद अकबर का कथन होता है साथियों, और अकबर ने कथन कहा था कि गहलोत राणा जीत गयो, गहलोत राणा जीत गए। ठीक है, यानी यहां गहलोत राणा गोहिल वंशीय राणा, या गहलोत से आप अशोक गहलोत वाले गहलोत ना समझें, कि गहलोत राणा जीत गए, यानी गोहिल वंशीय जो राणा था वो जीत गया, यानी कि मर गया, लेकिन मैंने सारे प्रयास कर लिए लेकिन कभी भी, यानी कि वह मेरे अधीन नहीं हो पाया। उसने कभी भी मेवाड़ को झुकने नहीं दिया, कभी भी मुगलों के आगे अपने शीश नहीं झुकाया, कभी भी अपने घोड़े को दाग नहीं लगने दिया। तो अंत में वह मुझसे तो जीत कर ही गया है। तो अकबर ने जो कथन कहा था साथियों, वो कथन कौन सा कथन कहा था? कि गहलोत राणा जीत गए। तो साथियों, ये होते हैं आपके सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट शासक महाराणा प्रताप के बारे में। तो यहाँ महाराणा प्रताप को मैंने आपको दो पार्ट्स में पूरा करा दिया। पहले पार्ट में मैंने महाराणा प्रताप के प्रारंभिक जीवन से लेके हल्दी घाटी के युद्ध तक के बारे में वर्णन किया, और दूसरे पार्ट में मैंने आपको हल्दी घाटी के युद्ध से शेष जो महाराणा प्रताप के इतिहास का वर्णन जो मैंने किया है वो यानी कि दूसरे पार्ट में किया है। तो यहाँ महाराणा प्रताप के बारे में जो बातें थी वो बातें मैंने इस वीडियो में की। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।